नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर लगातार गिरावट बनती हुई नजर आई है। कल रात भी यहां पर और तेज गिरावट देखने को मिली और 5 महीने के लोज पर अब यहां पर प्राइसेस हैं। $70 के नीचे अब WTI है और 75 के नीचे ब्रेंट, और लगातार दबाव की स्थिति यहां पर बनती हुई। साथ ही बात करेंगे एथेनॉल और चीनी पर बड़ी खबर की। पिछले 24 घंटों में बाजार काफी सारी खबरों से यहां पर जूझता हुआ नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके चलते अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो करीबन 7 से 9% तक की गिरावट हमने अंतर्राष्ट्रीय चीनी के भावों में बनते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे हल्दी की, जहां पर लगातार दबाव बनता हुआ नजर आया है। यहां पर मुनाफा वसूली और गहराती हुई दिखी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव और श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हैं। और बड़ी खबर क्लियरली फिलहाल यहां पर चीनी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पिछले 24 घंटों में काफी सारी खबरें निकल के आए हैं अतुल जी, और जो हमने रिएक्शन मांगा है एज CNBC फ्रॉम फूड मिनिस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो वहां से यही सुनने को मिला है कि एज ऑफ नाउ यहां पर कोई डिसीजन एथेनॉल कर्ब करने पर नहीं लिया गया है, पर एक प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है, ऐसा सोर्सेज के थ्रू सुनने को मिला है। और काफ़ी उठापटक इस वजह से यहाँ पर चलती हुई नजर आई है। हम ये भी जानते हैं कि चाहे वो शुगर एज अ इंडस्ट्री है या ISMA है, एक मीटिंग फाइनलाइज या स्केड्यूल करने की कोशिश भी कर रहे हैं रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज के साथ। तो अब तक यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आया है? कहना बड़ा मुश्किल है। कल से जो व्हाट्सएप के मैसेजेस घूम रहे हैं ना, तो उस पर कितना विश्वास करें या कितना ना विश्वास करें ये नहीं समझ में आता। और ये जमाना भी आप देखिए, फेक्स और डीप फेक्स का जमाना है, तो वी हैव टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है, जैसा सुनने में आ रहा है। और क्या हो रहा है, किस रूप में आएगा, ये कुछ क्लैरिटी एज ऑफ टुडे नहीं है। जो सुनने में आ रहा है कि शायद केन जूस का एथेनॉल और बी हैवी का एथेनॉल गवर्नमेंट नहीं लेगी और केवल सी मोलासेस का लेगी। पर ये सब चीजें बाजार की अटकलें हैं, और इन अटकलों के चलते देखिए इंटरनेशनल मार्केट काफी गिर भी गया यस्टरडे। तो अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। पर अगर तो ये पॉलिसी आती है तो मैं समझता हूँ वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि आज इतना इन्वेस्टमेंट आ चुका है एथेनॉल के उसमें, एंड गवर्नमेंट के कमिटमेंट भी हैं कि 20% ब्लेंडिंग बाय 2025। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट 2 बार सोचेगी कुछ इस तरफ एक्शन लेने के पहले। अतुल जी, आई एम श्योर कि शुगर एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन भी चाहेगी। आपको लगता है वो होता हुआ नजर आएगा, या फिर जिस तरह से सरकार की तरफ से हमने काफ़ी कोशिशें देखी हैं कि भाव नियंत्रण में रहें, अवेलेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहे, क्या उन सब चीज़ों के चलते शुगर में कोई बहुत बड़ी कंसर्न है? नहीं, देखिए, एज ऑफ टुडे शुगर की अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं है। शुगर के डोमेस्टिक प्राइसेस एज इट इज अंडर प्रेशर भी हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान का कंजम्पशन आप 28.5 मिलियन टन गिनती हैं, तो इस साल का शुगर का अगर अपने लोग ISMA के आंकड़े को लें तो 33.5 मिलियन टन के आसपास सुक्रोज का प्रोडक्शन है। हम्म। एज ऑफ टुडे हमको कुछ भी ऐसा नहीं लगता, कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये फिगर्स कम होंगी। तो गवर्नमेंट को क्यों फिक्र हो रही है, ये थोड़ा एक जरा समझने वाली चीज है। मेरे को नहीं समझ में आता कि कोई अभी इसमें हिंदुस्तान में अवेलेबिलिटी की कोई तकलीफ होने वाली है इस साल में। हम्म। अतुल जी, क्लियरली जहाँ तक एथेनॉल की बात है, हम जानते हैं कि ज़्यादातर शुगर मिल्स ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार का व्यू रहा है, लॉन्ग टर्म नज़रिया रहा है कि 15% इस साल में, 20% 2025 तक जो ब्लेंडिंग के हैं। अगर कोई सेटबैक मान लीजिए आता भी है यहाँ पर, तो इंडस्ट्री उसे कैसे देखती है? क्या ये शॉर्ट टर्म स्टेप होगा? नहीं, अगर शॉर्ट टर्म हो और गवर्नमेंट उसको अनाउंस कर देती कि भी ये 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ओके। बट अगर तो ये पॉलिसी आ जाती है तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में लोग बाग जरा सोच समझ के करेंगे। और एज इट इज भी देखिए, आज ग्रेन सेक्टर के एथेनॉल वालों को तकलीफें चालू ऑलरेडी हो गई हैं, क्योंकि ग्रेन प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ। एंड आज की तारीख में केवल शुगर ही ऐसा सेक्टर है जहां पे इकोसिस्टम इज वेरी मच इन प्लेस। और जो हिंदुस्तान को जो एथेनॉल का रिक्वायरमेंट है रैम्प्ड अप, वो शुगर सेक्टर ही कर सकता है।
तो मैं समझता हूँ शुगर सेक्टर को नेगेटिव क्या मैसेजेस इस मुतल्लक नहीं जाने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा अटके। हम्म। अतुल जी, जहाँ तक एथेनॉल पॉलिसी की बात है या गाइडलाइंस की बात है, तो जो मार्केटिंग सीजन 2023-24 का है वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं है, एंड ऑब्वियसली बाजार इन सब चीज़ों में फिलहाल उलझा है कि कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि क्या हो रहा है। तो ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइंस का भी यहाँ पर इंतजार है, प्राइसिंग को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक सेक्टर का इंतजार रहा है। नहीं, देखिए, जहां तक इस साल का एथेनॉल का रिक्वायरमेंट का सवाल है, द गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर 15% ब्लेंडिंग, और उसी के तहत ऑलरेडी टेंडर आ भी गए और टेंडर को लोगों ने भरा भी है शुगर सेक्टर के। उसी के तहत आज की तारीख में डिलीवरीज चल रही हैं। तो अभी तक जो टेंडर किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज रफली अबाउट 3.2 मिलियन टन ऑफ शुगर डाइवर्जन। पॉलिसी क्या आती है इसकी तरफ भी कुछ गवर्नमेंट में रीथिंकिंग हो या नहीं हो या क्या हो, वो थोड़ा सब चीजें जरा अभी आज की तारीख में कुछ भी कमेंट करना बहुत मुश्किल है। इन दी क्या कि अभी जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो सोर्सेज ये यही सब आ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम लोगों ने देखा नहीं है ना सुना है। अगर आपके पास आए तो वी वुड बी वेरी हैप्पी टू रिएक्ट ऑन दैट। एब्सोल्युटली अतुल जी, अगर मिनिस्ट्रीज की तरफ से यहाँ पर कुछ आता है या आपको कोई यहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन या कोई कम्युनिकेशन आता है तो बाजार क्लियरली उसका इंतजार यहाँ पर कर रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हम जानते हैं वो यही है कि जो खबर बाजार में काफ़ी समय से चल रही थी, एज इन पिछले 2 दिन से चल रही थी, उसकी एक क्लैरिफिकेशन हमने यहाँ पर सरकार की तरफ से लेने की कोशिश की है। और हम सिर्फ यही जानते हैं कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। आगे जाकर क्या होता है, किस तरह की बातें हैं, किस तरह की मीटिंग्स यहाँ पर होल्ड की जाती हैं, शुगर एज अ सेक्टर यहाँ पर सरकार से क्या बात करता है, क्या फाइनली यहाँ पर निकल के आता है, क्योंकि ओवरऑल एज ऑफ नाउ एथेनॉल पॉलिसी का भी इंतजार है, गाइडलाइंस का इंतजार है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर इन द पाइपलाइन। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि आज की डेट में एज ऑफ नाउ हमारे हाथ में कोई नोटिफिकेशन या कोई डिसीजन नहीं है। एज ऑफ नाउ जो शब्द है ये बड़ा खतरनाक शब्द है, क्योंकि एज ऑफ नाउ कैन चेंज इन द नेक्स्ट आवर और सो। तो जब तक वो क्लैरिटी गवर्नमेंट से नहीं आया, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तब तक वी विल ऑल बी ऑन टेंटर हुक्स फॉर श्योर। एब्सोल्युटली। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात भी करने के लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट समय शुगर एज एन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी बातें फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में चल रही हैं। लेकिन जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं है और हम सभी को उसका इंतजार भी है कि कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पर पक्के तौर पर आता हुआ नजर आएगा। बात यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की है तो अजय, जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड देखने को मिली है काफ़ी हद तक एग्री स्पेस में, चीनी तो एक चीज़ है ही जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में 7-8% की गिरावट पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है इंटरनेशनल मार्केट्स में। लेकिन इंडियन मार्केट्स की भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो कहाँ पर टॉप ट्रेड्स बन सकते हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। डेफिनेटली अगर हम पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो मार्केट में कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है। नवंबर मंथ में भी हमने देखा, चलो ऐसा सुनने में था कि राजस्थान में इलेक्शन है जिसके चलते भी पार्टी मंडी में नहीं था, और जिस ढंग से हमने जीरे की अगर बात करते हैं उसमें भी काफी बड़ी गिरावट है। नो डाउट एक एंटीसिपेट ये भी है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन काफी बड़ा है जिसकी वजह से ये फॉल है, बट अभी भी फिजिकल मार्केट में कल हमने देखा मार्केट में तेजी थी बट हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल स्पाइस पैक की अगर बात करें तो गिरावट कंटिन्यू आज भी दिखाई दे रही है। फंडामेंटल में कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं है, खाली इतना है कि एग्रेसिव बाइंग जो हुआ करती थी हम ज्यादा करके शादी ब्याह के सीजन में देखते हैं वो दिखाई नहीं दे रही। तो सबसे पहले अगर जीरे की बात करें तो टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरसोल्ड है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर। जहां हमने 64,000 का लेवल देखा था एनसीडीएक्स में, वो अब 38,000 पे पहुंच चुका है। तो टेक्निकली यहाँ पे शॉर्ट करना तो मुझे नहीं लगता है कोई फिजिबल रहेगा। हम बार बार में देख रहे हैं कि टेक्निकल पुल बैक रहेगा। हाँ, सपोर्ट वाइज मुझे लगता है 36,800 से 37,000 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा, वहां पे थोड़ी बहुत हम बाइंग की व्यू देख के चल सकते हैं, क्योंकि वेदर रेडिकल होने वाला है तो लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली वापस पुल बैक देगा। बट करंटली मुझे लगता है 36,800 तक का सपोर्ट जीरे में मिलेगा। वहीं हल्दी की भी अगर हम बात करते हैं तो 13,000 के नीचे प्राइजेस सस्टेन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, नवंबर मंथ में जो स्पाइक हमने नीचे की तरफ आते हुए देखा जिसके बाद प्राइजेस 12,500 12,600 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। डिमांड में जिस ढंग से शादी थी वहां पे हमने देखा कि फ्रेश डिमांड नहीं आई थी, बट जो कैरी और स्टॉक था
वहां से ही हमने देखा कि जो सप्लाई है वो पूरी करती गई थी, जिसके चलते प्राइजेस में जो एक्सपेक्टेशन था कि जंप आएगा वो नहीं आ रहा है। तो 12,500 तक के आसपास में हम हल्दी में भी सपोर्ट देख रहे हैं। लास्ट अगर हम धनी की अगर बात करते हैं तो धनी के स्विंग में काफी बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते इनिशियली नवंबर में हमने एक अच्छी खासी रैली धनिया में बनते हुए देखी। प्राइजेस 8,400 तक का भी लेवल चले गया था, बट टाइम भी हमें लगता है डिमांड के अभाव में प्राइजेस में गिरावट है। ये काउंटर मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक 7350 इज गुड टू बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 7200 एंड हायर साइड में वापस प्राइजेस 77 से 7750 के जोन में धनिया आता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज जो दिखती है मुझे लगता है धनिया में मिलते हुए दिखाई देगी। जीरा और हल्दी स्लो एंड स्टडी चलेगा, बट करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करके चलेगा। फिर आपसे जानना चाहेंगे कि क्रूड में अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, जिस तरह की एक तरफा मुनाफा वसूली है, इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? मेरे हिसाब से क्रूड में जो मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था कि 72 से 78 का रेंज रहेगा WTI में, वो अभी ब्रीच हो चुका है। मेजर रीजन बीइंग ओपेक मीटिंग से कोई मेजर रिस्पाइट नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 मिलियन बैरल्स का कट का, नॉट इवन 1 मिलियन बैरल्स। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा मार्केट को डिसअपॉइंट किया है। और उसके बाद अगर देखें तो ओवर सप्लाई कंसर्न्स काफी है मार्केट में। यूएस से सप्लाईज बढ़ रहे हैं। कल जो इन्वेंट्री डेटा आया था वो भी इट वाज नॉट वेरी पॉजिटिव। प्रोडक्ट इन्वेंट्री जो थे वो बढ़ के आए हैं, विच इज शोइंग अ ब्लीक डिमांड। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट अभी डाउनसाइड मोमेंटम में लग रहा है। $72 अभी एक रेजिस्टेंस बन जाएगा इन केस ऑफ WTI। वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी है कि एक बार 67 से $66 तक के लेवल्स हमें क्रूड में दिखे, अंटिल अनलेस देयर इज एनी ट्रिगर फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज, क्योंकि ओपेक प्लस से तो सप्लाई बढ़ी रही है। तो मेरे हिसाब से 6000 लेवल इन MCX वुड बी अ गुड शॉर्टिंग लेवल। लोअर लेवल्स पे पॉसिबिलिटी है कि एक बार अराउंड 5700 से लेके 5600 तक के लेवल्स आए। और अगर WTI की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड $66 to $67। ऑलराइट, तो यानी मुनाफा वसूली यहाँ पर कच्चे तेल में और जारी रह सकती है। आज हल्का सा बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है, कुछ खास नहीं, लेकिन बहुत भारी मुनाफा वसूली हमने इन स्तरों में आते हुए देखी है। रविंद्र, अजय, आप दोनों का ही शुक्रिया करना चाहेंगे टॉप कमोडिटीज़ पर राय देने के लिए, और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे जयंत मेहता से, जो कि MD हैं अमूल की, और जानेंगे उनसे कि किस तरह के दूध के प्राइसेस आगे जाकर यहाँ पर रह सकते हैं, एंड एज डेयरी सेक्टर यहाँ पर आगे क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले साल में। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। एक तो हम यहाँ पर आइस लाउंज में हैं, जो कि अमूल की स्केल्ड अप, वेरी प्रेफर्ड एंड प्रीमियम आइसक्रीम प्लेस है। कैसे देखते हैं आप इसे, आगे जाके इसके लिए क्या प्लान्स हैं? आइस लाउंज में आपका स्वागत है। जैसे आप देख सकते हैं, विश्व के हर देश की सबसे बेहतरीन आइसक्रीम की फ्लेवर हमारे देश में सर्व करने का ये कोशिश है। और ये आइस लाउंज हम चाहते हैं कि अगले एक साल में इंडिया में 100 ऐसी आइस लाउंजेस खुले, सभी प्रीमियम मॉल्स में हम ये एक्सपीरियंस करवा सकें हमारे कस्टमर्स को। और साथ में अगले साल विश्व के 100 ऐसे पार्लर्स विश्व में खुले, जिसमें हम भारत की सबसे बेस्ट चुनिंदा फ्लेवर्स हैं उसको हम विश्व को खिला सकें। मिस्टर मेहता, आपका फेवरेट फ्लेवर क्या है? ये बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं और अमूल के सभी आपने सारे टेस्ट करे हैं? सारी, हाँ, ये तो करने ही है। बट जो बटर पिकन है अमेरिकन फ्लेवर, डुल्सी डे लेशे है जो दूध का एक बहुत ही स्वादिष्ट फॉर्म है अर्जेंटीना का, वो मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट है। एक चीज़ जो सभी कंज्यूमर्स थोड़े से परेशान हैं शायद ओवरऑल डेयरी एज अ सेक्टर से, वो है मिल्क के बढ़ते प्राइसेस की वजह से। और पिछले 2 सालों में हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ आते हुए देखी है। अब आने वाला समय, अगला 1 साल कैसा रह सकता है? देखो, इन्फ्लेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, 4-5 साल की लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, तो अमूल के दूध के भाव या देश के दूध के भाव इन्फ्लेशन के साथ साथ ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। पिछले साल हाइक्स ज़्यादा हुई थी क्योंकि उसके पहले 2 साल हम कुछ प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर पाए थे कोविड की वजह से। पर इस साल आप देखो पूरे साल में एक भी प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को बर्डन हो, बट कभी कभी प्रोड्यूसर्स के खर्चे जब बढ़ते हैं, हमारे किसान के खर्चे बढ़ते हैं, तो उनके पास एक ही आशरा है, हमारे कस्टमर्स। तो इन्फ्लेशन टू कंज्यूमर इज़ इनकम टू प्रोड्यूसर्स। आप अमूल पे 100 रुपये खर्च करते हैं तो उसका 80 से 85% पैसा किसान के घर तक पहुंचता है।
तो जब ऐसी ज़रूरत होती है तो हम हमारे कस्टमर्स को विनती करते हैं, वो हमारी मानते भी हैं और ये कारवां चलते रहते हैं। एब्सोल्युटली। किस तरह की ग्रोथ आपने देखी है पर कैपिटा कंजम्पशन के लिहाज से, क्योंकि प्राइसेस सब जगह बढ़े हैं, लेकिन अगर दूध, दही, पनीर, चीज़, छाछ ये सब देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप यहाँ पर डिमांड ग्रोथ? डेयरी इंडस्ट्री के लिए पोस्ट कोविड सबसे बढ़िया फेज़ रहा। कोविड में लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमको पौष्टिक खाना खाना है और हेल्थ का ध्यान रखना है, तो लूज़ और जो अनब्रांडेड आइटम्स से कंज्यूमर शिफ्ट किए पैकेज और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ, और वो भी ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ। तो देश का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड अमूल है। तो हमारा जो आधा से ज़्यादा धंधा होता है पाउच मिल्क से होता है, और उसमें हम काफ़ी सारा ग्रोथ देख रहे हैं। पहले अगर 1% लोग शिफ्ट करते थे हर साल में, अभी हम देखते हैं 4 से 5% लोग। तो इंडिया में अगर 60 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है रोज़ का, अमूल रोज़ का 3 करोड़ लीटर दूध हैंडल करता है, और अगर 5 करोड़ लोग इस 60 करोड़ लीटर में से 5% लोग अगर शिफ्ट करें तो 3 करोड़ लीटर दूध होता है। तो हमारा तो ये मानना है कि इस देश में हर साल आप एक नया अमूल जोड़ सकते हैं। तो हम वही विजन से और माइंडसेट से काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाएं, कस्टमर्स को दूध अवेलेबल कराएं इन मल्टीपल फॉर्म्स एट मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स, किसानों को विश्वास दिलाएं कि ये मार्केट हमारे लिए तैयार है, और उस हिसाब से जो ग्रोथ पेस है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें। मिस्टर मेहता, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अमूल ने लॉन्च किए हैं, चाहे वो आइसक्रीम्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक्स हैं जहाँ पे आपने चावल, चीनी और काफ़ी कुछ किया है। अब आगे क्या कैटेगरी यहाँ पर नज़र आती है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो मार्केट के ग्रोथ के हिसाब से हमको करना पड़ता है। कुछ नई कैटेगरीज़ हैं जो उभरते हुए मार्केट के अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किए। तो जैसे आइसक्रीम में हम लोग पिछले 25 साल से आइसक्रीम बेच रहे हैं, देश की सबसे बड़ी ब्रांड है, और उसमें कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, नए प्लांट्स आ रहे हैं, एक्सिस्टिंग प्लांट्स में एक्सपांशन हो रहा है, और डबलिंग अप द कैपेसिटी हो जाएगी अगले साल तक। साथ साथ में मिठाई की कैटेगरी है जो अनब्रांडेड और लूज़ की बात थी, वो खोआ में और मिठाई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिठाई में भी हम काफ़ी एक्सपांशन ला रहे हैं। ऑर्गेनिक्स पे भी हमने काम इसीलिए किया क्योंकि कस्टमर को एक जागृति आ रही है कि हमको केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बिना का खाना खाना चाहिए, तो और उन्हें चाहिए एक विश्वसनीय ब्रांड। तो अमूल ये काम कर रहा है, किसानों को समझा रहा है कि हमारे लिए मार्केट है, कंज्यूमर्स को बता रहा है कि हमारे पास किसान के पास प्रोडक्ट है और हम उसको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करके आपको देंगे और वाजिब दाम पे देंगे, और ऑर्गेनिक मार्केट को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश है हमारी, तो उसके ज़रिए हम काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ब्रांड है, कस्टमर्स का विश्वास है, और किसानों के साथ तो अमूल काम कर ही रहा है। तो ये कैटेगरीज में हम काम कर रहे हैं। प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं ताकि हमारे वेजिटेरियन कस्टमर्स की खास करके जो प्रोटीन की शॉर्टेज है डेली कंजम्पशन में, वो हमको दूर कर पाए स्वादिष्ट तरीके से। और प्रोबायोटिक्स ऐसी चीज़ है जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। तो हम रोज़ का 30 लाख लीटर छाछ बेचते हैं। 30 रुपये लीटर छाछ में प्रोबायोटिक गुणवत्ता वाली छाछ हम कस्टमर को बिना 1 रुपये एक्स्ट्रा दिए दे रहे हैं। तो देश आगे बढ़े, देश के कस्टमर्स सेहतमंद रहे और स्वादिष्ट खाना लोगों को मिलता रहे, उस देश में काम कर रहे हैं। एक फाइनल सवाल, जहाँ तक कोऑपरेटिव्स की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन आने के बाद हमने देखा है कि काफ़ी इजाफा इस फील्ड में भी हुआ है। अमूल अब इसमें कैसे भागीदारी निभा रहा है? सरकार से समृद्धि का जो मॉडल था और जो विजन है नई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का, उसको साकार करने के लिए अमूल और अमूल जैसी संस्थाएं काफ़ी काम कर रही हैं। देश में आज 2 लाख दूध मंडियाँ हैं और 7 लाख गाँव हैं। तो अगले 5 से 10 साल में बाकी जो 5 लाख गांव हैं उसमें 2 लाख गांव में दूध मंडियाँ बनाने का मिशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध कोऑपरेटिव सेक्टर में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेंगी सहकार से और उनके बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो ये एक जो अमूल मॉडल रेप्लिकेशन है, बड़े स्पीड में अगले कई सालों में होगा, और जो पिछले 50 साल में हुआ वो अगले 5 साल में होगा। तो आप स्पीड और वो समझ सकते हैं। साथ में 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का गठन हुआ, जिसमें अमूल, NCDC, इफ्को, क्रिप्को, नाफेड, NDDB जैसी कोऑपरेटिव्स को इसको प्रमोट और इंक्यूबेट करने का मौका मिला। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑन एक्सपोर्ट्स हैं, जो देश की हर कोऑपरेटिव के हर प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर या अदरवाइज, कोई ग्लोबल मार्केट एक्सेस देने का काम करेंगी। और मुझे बताते खुशी हुई है कि पिछले महीने ही जब ऑनरेबल सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका लॉन्च किया, तब से लेकर आज तक $2 बिलियन के ऑर्डर्स इनके पास आ चुके हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिखा रही है कि काम करना है तो सरकार की भावना से होगा, तो बहुत बड़े स्केल पे होगा, ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगा, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो मुनाफा भी होगा इस संस्था को वो किसान तक वापस जाएगा। सो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है, बीज की मल्टी स्टेट ने भी काम करना शुरू कर दिया है, और हमने ये मॉडल को प्रोडक्ट्स के साथ मॉडल को भी विश्व भर में ले जाने की कोशिश की है। और श्रीलंका में भी एक जॉइंट वेंचर अमूल और NDDB ने किया है, और हम श्रीलंका को भी इस मॉडल के इम्प्लीमेंट करके आत्मनिर्भर बनाएंगे।
तो जो सहकारिता और उसके रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अमूल का और ये इंडिया का मॉडल पूरे विश्व में आगे जाके जाएगा और उसका फ़ायदा सबको। एब्सोल्युटली मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।